तो दलजीत साहब, कंपनी एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करते हुए दिख रही है। माना न्यू बिजनेसेस जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन जो आपके कन्वेंशनल बिजनेस है, O2C की हम बात करें तो यहां पर भी निवेश है। हाँ, शायद स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आपको जहां जरूरत है और जितनी जरूरत है आप उतना खर्च करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए एक तरीके का कैश का बिजनेस है। आप देखो 50,000 करोड़ EBITDA यहाँ से आता है, टोटल 1,10,000 करोड़ पिछले साल EBITDA था कंपनी का। तो आधा जहाँ से आता है तो वहां पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से ESG के कंसर्न की वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ है इन सब चीज का, तो उसका असर अब हमें रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखने को मिला। तो आई थिंक अब ये कॉन्शियसनेस सब जगह है कि इतना ज्यादा एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, पर उसकी वजह से हम ग्रोथ को नहीं इग्नोर कर सकते। और जो रिलायंस ने आज अनाउंस किया कि हम 75,000 करोड़ खर्च करेंगे, कैपेसिटीज को और एक्सपेंड करेंगे, आई थिंक ये एक्सपेंशन के बाद ये ग्लोबली नंबर 1 या नंबर 2 हो जाएंगे और वैल्यू एडिशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो आई थिंक ये जो कोर बिजनेस है वो अपना जो स्थान है वो बना के रखेगा, बाकी बिजनेसेस बढ़ते रहेंगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वो शायद कम बढ़ होता रहेगा, बट जो उसकी इंपॉर्टेंस है और जो उसका बैकबोन है एक तरीके से पूरे कंपनी का, वो बना रहेगा। तो आई थिंक और वही हमारे लिए एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग फेस है, क्योंकि अगर हम पिछले 1 साल में बात करें तो लोग एक तरीके से भूल गए थे कि रिलायंस एक्चुअली ऑयल टू केमिकल कंपनी है। तो सिर्फ टेलीकॉम और बाकी चीजों की बात हो रही है। इनफैक्ट आज के अपने डिस्कशन में भी आप देखिए तो मैक्सिमम टाइम आपने टेलीकॉम और बाकी चीजों पे लगाया। तो हम ये भूल जा रहे हैं कि इनका मेन काम तो जो है वो ऑयल और केमिकल का ही है, और वहां पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, बहुत बड़ी कैपेसिटीज है जहां इनसे compete करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जो इन्होंने ऑफ गैस क्रैकर वगैरह का पीछे प्रोजेक्ट किए थे, $4-4 बिलियन खर्च किया, उसकी वजह से इनको जो मार्जिन है वो भी वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन इन द इंडस्ट्री, बेस्ट मार्जिन ग्लोबली भी है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और इग्नोर नहीं कर रहे हैं अपने कोर बिजनेस को, ये भी मार्केट को बहुत पसंद आए। राइट, तो फोकस जरूर नए बिजनेस पर है, लेकिन इग्नोरेंस नहीं है कोर बिजनेस की तरफ। इसीलिए नए बिजनेस की बात पहले और बात ज्यादा, लेकिन कोर बिजनेस पर भी उतना ही ध्यान। एक और जो एक्साइटिंग चीज है सुनील सर, वो है न्यू एनर्जी वाला मामला। चाहे वो फिर बैटरी प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो फिर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात हो, चाहे फिर वो एक तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नई गीगा फैक्ट्री लगाने की बात हो। यहां पर भी रिलायंस बहुत सारा काम कर रही है, क्योंकि एक कंपैरेटिवली एक नया फील्ड है, कंपैरेटिवली एक अलग तरीके की स्ट्रीम है, इसलिए बहुत ज्यादा बातें इसके बारे में होती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यहां पर भी एक लीडरशिप कायम करती हुई नजर आ रही है कंपनी। क्योंकि अब देखिए ना, अभी O2C की जो बात की उसमें एक खास चीज यह है कि ये चाइना +1 की जो हमारी देश की एक अप्रोच है उसमें बहुत अहम, क्योंकि चाइना में क्या हुआ कि बहुत सालों से उन्होंने अपने नदियों को इतना पोल्यूट कर दिया कि उधर अभी केमिकल प्लांट बंद हो रहे हैं। तो वो अगर बाहर अपॉर्चुनिटी हो रहा है तो ये O2C का उसी का फायदा उठा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, क्योंकि चाइना +1 इंडिया के लिए बहुत अहम चीज है। सेकंड चीज जो आपने कही ग्रीन एनर्जी, तो अभी ग्रीन एनर्जी में देखिए ना, इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस और इतनी आसानी से आप उसमें ऑर्डिनरी कंपनीज नहीं निवेश कर सकते, मगर इनके पास जो 1 लाख करोड़ का उनका एबिटा है ओवरऑल एज अ ग्रुप, तो इजिली उसमें से वो फोकस करके, और खास करके मैं समझूंगा कि ऐसी ग्रीन एनर्जी वाली प्रोजेक्ट को वो अलग स्पिन ऑफ करके, क्योंकि फाइनेंसिंग एरिया में देखेंगे ना, इंटरनेशनल पेंशन फंड्स ये लोग अपना डेडिकेटेडली अब ESG या ग्रीन एनर्जी में फंडिंग को बहुत सस्ते में दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म 10, 50, 20 साल का फंडिंग बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है। तो ये क्या है कि ग्रीन एनर्जी में ये अपना अलग एक कंपनी फॉर्म करके उसमें फाइनेंसिंग भी रेस कर सकते हैं इंटरनेशनल एजेंसी से, तो बहुत सस्ते में मिल सकता है। और आने वाले दिन में, क्योंकि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई और नहीं कर पाएगा, एक कमांडिंग पोजीशन अगर इनिशियल कॉस्ट वो ऑब्जॉर्व कर लिया, जैसे देखो जियो में भी, टेलीकॉम में उन्होंने इनिशियली एक कॉस्ट को ऑब्जॉर्व कर लिया, इसलिए अब उनके लिए सब प्रॉफिट एबिटा सब क्लीन प्रॉफिट है। वैसी तरह मैं समझ रहा हूं कि ये एक फ्यूचरिस्टिक एंडेवर में आज ही वो एक थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म में एक जो कहते हैं ना ESG फंड्स डेडिकेटेडली ऐसी प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंस करेगी, उसका एक वास्ट पूल ऑफ मनी ये टैप कर सकती है। यही मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म विजनरी अपना मूव है इनका। राइट, दलजीत साहब कोई कमेंट आपका इस पर? 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां पे भी होने वाली है।
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है कंपनी के स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो वैल्यू फ्यूचर में ड्राइव होगी वो तो आने वाले नई जो सोच है, नई टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर ही सारा कुछ होगा ना। आप देखिए एक सिंपल से एग्जांपल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई, अभी एक दो गाड़ी भी बाहर नहीं है और 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिल गया। तो यहाँ तो बात हो रही है लाखों करोड़ों की, बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज की बात हो रही है, और वो इन प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है जो बहुत सारी कंपनियां वर्ल्ड में सोच भी नहीं सकती है। तो आई थिंक ये एक इनको बहुत बड़ा जो साइज का जो एडवांटेज है वो इनके फेवर में बहुत बड़ा काम करेगा, और ये आगे चल के वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत बड़ी पोटेंशियल देगा। जब ये एक एक करके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते जाएंगे तो वहां पे ये जब निकलने का मौका आएगा, उसमें जो इन्वेस्टर्स को फायदा, जो अभी के इन्वेस्टर्स हैं उनको वहां पे फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव व्यू रखने का, जबकि स्टॉक ने अच्छा रिटर्न पहले भी दे चुके हैं और ऑल टाइम हाई के आसपास है, पर फिर भी यहाँ से भी आगे आने 3 साल 5 साल के व्यू के लिए तो ये एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट है। राइट सुनील साहब, क्योंकि ईवी की बात हो रही है, अभी दलजीत साहब ने भी बात की और दुनिया में हो रही है और भारत में भी काफी फोकस है उसके ऊपर। और देखिए ईवी इकोसिस्टम अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हमें भी नहीं पता कि हम अपने घर के बरामदे में वो प्लग लगा के चार्ज करेंगे या फिर हम एक्सचेंजेबल बैटरीज के ऊपर हमारा ईवी सिस्टम चलेगा। लेकिन रिलायंस ने अपना फोकस फिक्स कर दिया है, शायद वो ज्यादा दूर का देख पा रहे हैं कि वो बैटरीज पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं आपको कह दूं कि मैंने अभी अभी एक ईवी खरीदी है, MG ZS5। कांग्रेचुलेशन सर। घर में ही मेरे पार्किंग लॉट में मैंने उसका चार्जिंग पॉइंट भी लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। करीबन 260 किलोमीटर तक बैटरी लास्ट करती है, तो हफ्ते में एक ही बार मेरे को चार्ज करना पड़ता है। क्या है कि आउट स्टेशन ट्रिप्स नहीं कर पा रहे हैं, सिटी के अंदर ड्राइविंग के लिए, और वो ऑटोमेटिक रिचार्ज भी होता है, ब्रेकिंग जैसे भी करेंगे आप तो बैटरी होती है। तो बहुत बेनिफिट है इससे, ना ही पोल्यूशन का, मगर पेट्रोल स्टेशन में वेट करने का कुछ झंझट नहीं है। जब ये बहुत बढ़िया है, मगर जैसे मैं कह रहा था कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में जब ये आएगी तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बैटरीज कि जो एक अभी टाटा पावर ने भी देश भर में बैटरी लगाने की ये किया है, तो अगर ये कंपनी भी उसमें करती है तो ओवरऑल कंट्री में ईवी का जो प्रोग्रेस, जो गडकरी साहब इतनी बात कर रहे हैं, उसमें एक क्वांटम लीप आ जाएगा अगर कंट्री वाइड एक नेटवर्क ऑफ बैटरी। और दूसरी बात है कि ईवी व्हीकल में ये भी है कि 5-6 साल के बाद उस बैटरी का क्या करोगे, भी कैसे डिस्पोज करेंगे, नया बैटरी कैसे लगाएंगे, रिन्यूएबल होगा ऐसी बैटरीज। तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया, इसमें बहुत डेवलपमेंट के लिए स्कोप है। और अल्टीमेटली आप ये भी देखिए कि टोटल ग्रीन एनर्जी आपको सोलर या हाइड्रोजन, यानी सूर्योदय से या आपको वाटर को स्प्लिट करने से, वो जेन्युइन आपको एक क्लीन एनर्जी होती है। क्योंकि अभी लिथियम आयन बैटरी में फ्यूल का ही जरूरत पड़ता है उसको मैन्युफैक्चर करने में। तो मेरे ख्याल में ग्रीन का बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत स्कोप है आगे, और ओनली ऐसी कंपनियां जिनके पास कैश एग्जिस्टिंग बिजनेस से जनरेट हो रहा हो, उसको वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। और इसलिए ग्रीन का जो फ्यूचर है ना, गाड़ी, मैं समझता हूं कि ये अपनी जो प्राइवेट व्हीकल के ट्रांसपोर्ट को छोड़िए, जब कमर्शियल व्हीकल के ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, तब देखिए क्या बदलाव आएगा देश में इन टर्म्स ऑफ द डीजल का कंजम्पशन। क्योंकि वैसे ही हम देश 85% अपना ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, इतना ऑयल डिपेंडेंट है हम, तो वो ट्रेड डिफिसिट के लिए, करेंसी के लिए, फिस्कल डिफिसिट के लिए, सबके ऊपर इसका बेनिफिट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही ये ग्रीन एनर्जी के ऊपर कोई बड़े बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट इसमें निवेश करेंगे और डेवलप करेंगे, तो आपने विंड मिल भी दिखा रहे हैं, वो भी एक जेन्युइनली क्लीन एनर्जी है, मेरे सामने दिखता है। राइट। तो मनोज साहब, मुकेश जी अपने एजीएम में ये भी कहते हैं कि अगले जो 25 साल हैं वो बड़े बदलाव